अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है द ओल्डेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तकरीबन 4500 साल पहले बनी ये इमारत द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जिसकी हाइट 146.6 मीटर है और टोटल वेट इसका 6 मिलियन टन्स है। और अगर इसे हम आज की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा से कंपेयर करें तो बुर्ज खलीफा का वज़न सिर्फ़ और सिर्फ 5 लाख टन्स है। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसको बनाया कैसे गया। सर्दी, गर्मी और इतने ख़राब मौसम में भी ये अब तक कैसे टिकी हुई है। जब इंसान के पास किसी चीज़ का सब्सटेंशियल एविडेंस ना मौजूद हो तो उसके दिमाग में बहुत से सवाल आते हैं। ये इमारत 2560 BCE में बनाई गई थी। उस वक्त उनका किंग फ़ारो खुफू था, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो सेकंड किंग था 4th डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट का। और खुफू ने तकरीबन 23 से 63 ईयर्स तक रूल किया। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को पिरामिड ऑफ खुफू भी कहा जाता है क्योंकि ये खुफू के दौर में बनाया गया। इससे छोटा द पिरामिड ऑफ खाफरे, जो खुफू के बेटे खाफरे के दौर में बनाया गया। और सबसे छोटा है पिरामिड ऑफ मेनकौर, जो खाफरे के बेटे मेनकौर के दौर में बनाया गया। इस तरह से ये तीनों पिरामिड्स वजूद में आए। इजिप्ट में इन मॉन्यूमेंट्स के अलावा और भी बहुत से मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा, जिसमें एक बॉडी लाइन की और सर एक इंसान का है। भी बहुत से डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के पिरामिड्स हैं, जिनकी कुल तादाद 118 है। लेकिन सबसे ज़्यादा वेल प्रिजर्व्ड ये 3 पिरामिड्स ही हैं जो आज तक मौजूद हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड देयर कंस्ट्रक्शन। सो वो मकबरे के तौर पर बनाए गए थे। जैसा कि इजिप्ट के लोग आफ्टर लाइफ पर बहुत बिलीव करते थे, उनका ये मानना था कि उनके मरने के बाद उनकी एक अंडरवर्ल्ड लाइफ स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से वो लोग बहुत सा खाना, गोल्ड, फर्नीचर, क्लोथ्स और बहुत सी चीज़ें अपनी जमा करते थे ताकि वो अपनी अगली ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। इसलिए फिर उनकी बॉडीज़ को अच्छी तरह से मम्मीफाई कर दिया जाता था किसी भी वुडन या स्टोन के ताबूत के अंदर, और उनके साथ ये तमाम ऐशो इशरत रखी जाती थी ताकि वो अपनी अगली ज़िंदगी आसानी से बसर कर सकें। आप ये सोच रहे होंगे कि हमें इस बात का कैसे पता, तो इसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। पहली ये कि वहाँ पर मौजूद मॉन्यूमेंट्स पर स्क्रिप्ट्स, और दूसरा वहाँ पर माइथोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स, जो कि यही बयान करते हैं कि ये एज अ टॉम्स ही यूज़ किए जाते थे मॉन्यूमेंट्स। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा में ऐसा कोई एविडेंस नहीं पाया गया कि ये एज अ टॉम्ब यूज़ की जाए। और इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने डिफरेंट अल्टरनेटिव थ्योरीज प्रेजेंट की, जिसमें सबसे पहली थ्योरी थी कि द पिरामिड्स ऑफ गीज़ा को एज अ पावर प्लांट यूज़ करते थे वो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे। और इस चीज़ के एविडेंस के लिए उन्होंने उनका एक आर्ट वर्क दिखाया जिसमें एक बल्ब बना हुआ है कि वो लोग इलेक्ट्रिसिटी को जानते थे। लेकिन यहाँ पर बहुत सी कंस्पिरेसी थ्योरीज आ जाती हैं, बिकॉज आर्ट वर्क जो है वो इजिप्टियन माइथोलॉजिकल स्टोरी को डिपिक्ट करता, तो ये एक टोटली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। नेक्स्ट एक और थ्योरी पेश की गई बेन कार्सन की तरफ से कि ये पिरामिड्स एक स्टोरेज के तौर पर यूज़ किए जाते थे। ना तो किसी एलियन ने बनाया और ना ये कोई टॉम्ब था। My own personal theory is that Joseph built the pyramids in order to store grain. Now, all the archaeologists think that they were made for the pharaoh's graves. According to this theory, pyramids were granaries, not the tombs. अगला एक अहम सवाल जो सबके जहन में आता है कि ये बने कैसे थे, इन्हें बनाया किस तरह से गया था, जबकि सिर्फ एक पत्थर का वज़न 2.5 टन से 80 टन तक का है। वहाँ की लेबर हाईली स्किल्ड थी और उनको अच्छा खाना खिलाया जाता था ताकि वो लोग मेहनत से काम करें। आम शहरियों की निस्बत उनका खाना ज़्यादा बेहतर होता था, और वेरियस कम्युनिटीज़ जैसे कि फार्मर्स वो भी उन्हें सपोर्ट करते थे। और पूरी कौम ने इस तरह यूनाइट होकर इस पर नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पर काम किया। ये लोग अपने फ़ारो खुफू पर बहुत यकीन रखते थे और बहुत लॉयल थे इसके साथ। करीब 20,000 से 30,000 वर्कर्स ने इस पर काम किया, जो रोज़ मुसलसल मेहनत से 10 घंटे काम करते थे। सो बात करते हैं अब कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, जिसमें 5.5 मिलियन टन्स ऑफ लाइमस्टोन, 8,000 टन्स ऑफ ग्रेनाइट, 5 लाख टन्स ऑफ मोर्टार यूज़ किया गया था। लेकिन इन पत्थरों को काटा कैसे गया? तो उस वक्त कॉपर के टूल्स यूज़ किए जाते थे, या जो पत्थर
सख्त होते थे उनके लिए डोलेराइट के टूल्स यूज़ किए जाते थे। इसके अलावा वो लोग एक बहुत ही दिलचस्प मैकेनिज़्म यूज़ करते थे कि जिन पत्थरों में कट्स और होल्स आ जाते थे वो उनमें लकड़ी के पीसेस रख के ऊपर से पानी डालते थे, और जब वो लकड़ी के पीसेस एक्सपेंड हो जाते थे तो वो पत्थर को खींच लेते थे और इस तरह से पत्थर के भी टुकड़े हो जाते थे। अब एक और बड़ा सवाल कि इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले के कैसे जाते थे। तो पहली थ्योरी ये है कि इनको रिवर के ऊपर एक राफ्ट के ज़रिए लेके जाया जाता था और फिर उसको एक स्लेज के ऊपर रख लेते थे ये लोग। इस चीज़ का अंदाज़ा हमें एक थ्योरी से मिलता है जिसको 2014 में प्रेजेंट किया गया, और उस थ्योरी का बेस थी ये पेंटिंग, जिसमें एक मैकेनिज़्म दिखाया जाता है कि पानी से रेत को गीला करके आगे स्लेज को मूव किया जाता है, जिससे आसानी से एक बड़ा हैवी ऑब्जेक्ट आगे धकेला जाए। इस पर एक्सपेरिमेंट भी किया गया जो कि कामयाब साबित हुआ था। अब अगला सवाल जो जहन में आता है वो ये कि इन स्टोन्स को उठाया कैसे जाता था। तो पहली चीज़, इनके लिए स्लोप्स बनाए जाते थे। इन स्लोप्स के ज़रिए ये लोग स्टोन को ऊपर भेजा करते थे और इनको ज्वाइन किया करते थे। नेक्स्ट है लीवर्स का यूज़ किया जाता था। लीवर की एक साइड पर स्टोन और दूसरी साइड पर या खुद होते थे या कोई हैवी ऑब्जेक्ट होता था, और इस तरह से ये इजीली कैरी किया जा सकता था। एंशिएंट इजिप्ट में पानी निकालने के लिए एक शेडोफ का मैकेनिज्म यूज़ किया जाता था, जिसमें एक साइड पे हैवी ऑब्जेक्ट होता था और दूसरी साइड से पानी इजीली निकाला जाता था। सेम इसी मैकेनिज्म को उन्होंने यूज़ करके स्टोन्स भी रखे होंगे। 20 साल में इन्होंने ये पिरामिड्स बनाए और इसके मुताबिक हर 3 मिनट में एक पिरामिड रखा गया, और इंसानी सोच के मुताबिक ये चीज़ एक नामुमकिन है और एक मिस्ट्री है जो अब तक सॉल्व नहीं हुई। पिरामिड्स के आउटर लेयर की बात करें तो वो लाइमस्टोन की बनी हुई थी, लेकिन ड्यू टू वेदरिंग एंड एनवायरमेंटल कंडीशन वो ख़त्म हो गई, लेकिन पिरामिड ऑफ खाफरे के टॉप पर थोड़ी सी प्रेजेंट है अभी भी। नेक्स्ट एक और हैरान कुन बात की, ये पिरामिड एक कंपस की तरह किया है, जिनमें सिर्फ 1/1/15 और 1 डिग्री का एरर है, और ये ऑटम इक्विनॉक्स की थ्योरी जिसमें बयान किया जाता है कि जब दिन और रात एक जैसे हो जाएं तो शेडो स्ट्रेट आता है, और वो भी सेम यही एरर देता है जो उनके पिरामिड्स ने दिया। इतनी एक्यूरेसी, इतनी प्रिसीजन कैसे? तो इस चीज़ का जवाब देने के लिए एंड देन ओरियन कोरिलेशन थ्योरी पेश की गई, जिसमें बताया गया कि जिस तरह स्टार एक बैंड्स में प्रेजेंट है उसी तरह ये पिरामिड्स भी एक बैंड में प्रेजेंट है, और ये रॉबर्ट बाउल ने प्रेजेंट की थी और कहा था कि ये एस्ट्रोनॉमी पर बिलीव करते थे वो लोग, और उसी बिलीव की बेस पे उन्होंने ये पिरामिड्स बनाए थे और वो लोग जानते थे इस नॉलेज को। देन एक फ्रेंच थ्योरी दी गई जो इससे हट के थी, जिसमें इसके फ्लॉज बयान किए गए थे कि स्टार्स की पोजीशन और पिरामिड्स की पोजीशन में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन अगर हम गौर करें तो 4000 पहले और अब के स्टार्स में थोड़ा बहुत फ़र्क आया है, तो मे बी उस टाइम वो लोग ठीक हों, स्टार की बेसिस पे ही बनाई हो उन्होंने। इसके अलावा और भी कई थ्योरीज पेश की जाती हैं जिसमें कहा जाता है कि एलियंस ने ये पिरामिड्स बनाए, इंसान के बस की ये बात नहीं थी, इंसान इतने बड़े पिरामिड्स कैसे बना सकता है। हमें उन चीज़ों पर बिलीव करना चाहिए जो साइंटिफिकली प्रूवन हो या जिनका कोई एविडेंस हो, ताकि आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स इस पर मज़ीद ईजिली वर्क कर सकें और हमें इन फ्यूचर अच्छे एविडेंस मिल सकें इससे रिलेटेड। होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।